गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनेंगी आज की सुर्खियां। और शुरुआत करते हैं बीकानेर के खाजूवाला के गैंगरेप हत्या मामले के साथ। दरअसल यहां ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गतिरोध परिजन और पुलिस के बीच लगातार जारी है। अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। खाजूवाला का संपूर्ण बाजार लिहाजा आज धान मंडी भी बंद रहने वाली है। बार एसोसिएट ने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग तमाम यहां पर अब पूरा जो शहर है वो कर रहा है। मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं परिजन और स्थानीय लोग। पिछले 4 दिन से एसपी तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल लिहाजा तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती, लेकिन इन सब के बीच में परिजन और पुलिस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। गतिरोध पिछले 4 दिनों से बरकरार है। मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। और अब देखिए, इस मामले को लेकर अब यहां पर बार एसोसिएशन भी समर्थन में आ गया है। कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए संपूर्ण बाजार धान मंडी भी आज खाजूवाला में बंद रहेगी। इस बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि दलित युवती गैंगरेप हत्या के मामले में चौथे दिन भी गतिरोध लगातार बरकरार है। पिछले 4 दिन में मृतक युवती का जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है। देर रात कांस्टेबल मनोज कुमार को पुलिस ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। इससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी है कांस्टेबल मनोज कुमार की और अब बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं देखिए, इस मामले में राजनीति भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अब जांच कमेटी बनाई है। कैलाश मेघवाल, अनिता भदेल और विनीता सेठ को जांच कमेटी का सदस्य बनाया है। आज कमेटी बीकानेर जा सकती है। लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और सरकार पर हमलावर है। और अब खबर ये मिल रही है कि बाकायदा बीजेपी ने अपनी जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें कैलाश मेघवाल है, अनिता भदेल है और विनीता सेठ है। इसके साथ साथ खबर ये कि आज बीकानेर का दौरा ये कमेटी कर सकती है। अरे जो परिवारजनों ने कोई जो सहमति की थी वो सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए की थी। और अब जो ये पुलिस कर्मी है जो दबाव दे रहे हैं कि आप बॉडी को उठाओ, तो हम बॉडी को तब तक नहीं उठाएंगे तब तक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो बॉडी के एविडेंस है वो खत्म होने जा रहे हैं। आप डेड बॉडी से मत उठाना। कल हमने पोस्टमार्टम के लिए साइन किए थे, अभी हम पे दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी डेड बॉडी उठाओ और उसे दफना दो। हमारी कोई प्रकार सुनवाई तो है नहीं। मैं तो कल से रिपोर्ट तैयार हुई है, मैं उन्होंने सैंपल भेजे हैं। तो इनकी जो भी मिली भगत है आपराधिक तत्वों के साथ, उसकी जांच वो करेंगे और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद जो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मनीष हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, एक तरफ लगातार यहाँ पर पुलिस आश्वासन दे रही है कि जांच की जाएगी और एसओजी की टीम के जरिए जो आपकी मांग है वही जांच करेगी, लेकिन इन सब के बीच में परिजन जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि हमने देखा कि एक बार सहमति की बात भी सामने आई थी मुआवजे को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर गतिरोध बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। आगे की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप हत्या का मामला जो है इसमें लगातार आज चौथा दिन है। गतिरोध जो है वो बरकरार है और गतिरोध के दरमियान ये भी देखने को मिला है कि अब इस पर राजनीति भी हावी होती जा रही है। वही दूसरी सबसे बड़ा जो एक्शन किया है एसपी तेजस्विनी गौतम ने, उन्होंने जो मुख्य आरोपी का जो सहयोगी पुलिसकर्मी रहा हुआ है मनोज, उसको सेवा से बर्खास्त करने के रात को आदेश जारी कर दी, उसको सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई हैं उसका पुलिस से गहरी पेट सामने आ रही है। लगातार उसकी कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे वीडियो, कल भी हमने न्यूज 18 ने चलाया था कि पूर्व सीआई जो है तत्कालीन अरविंद सिंह शेखावत, उनकी रिटायर और उनके ट्रांसफर की जो फेयरवेल पार्टी दी गई थी उसमें उसने जमकर के डांस किया था, पुलिस कर्मियों के साथ में डांस लगाया था। वहीं पर उसकी कई पुलिस कर्मियों में जो खाजूवाला है वहां उस थाने की गाड़ी में बैठ करके वो लोगों में अपना रौब भी जमाया करता था। और निश्चित तौर पर जो दिनेश बिश्नोई हैं उसके पुलिस से जो साठगांठ है वो अब धीरे धीरे परतें जो है वो उजागर होती जा रही हैं, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। और इन्हीं तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर जो खाजूवाला का जो व्यापार मंडल है, धान मंडी का जो धान मंडी है, इसके अलावा जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने आज पूरा अपना इसको समर्थन दिया है।
व्यापार बाजार बंद रखने की इसको समर्थन दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी जो है वो भी आज भी खाजूवाला पहुंच सकती है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो जो रेंज आईजी हैं उन्होंने कल न्यूज 18 से कहा था कि जो डांस करते समय अगर किसी भी पुलिसकर्मी की अगर संलिप्तता पाई जाती है, यानी जो मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई से अगर किसी पुलिसकर्मी का संबंध पाया जाता है उसकी जांच करवाई जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो पुलिस है उसकी ओर से खुद रेंज आईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जो है तमाम बातें कही जा रही पुलिस की तरफ से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि परिजन विश्वास करने के लिए राजी नहीं है, वो शव उठाने के लिए राजी नहीं है। कह रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब तक हम शव नहीं उठाएंगे। ये बताइए अभी कितने आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है? जी फिलहाल जो तीनों आरोपी हैं, मुख्य जो 2 पुलिसकर्मी हैं, इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं दिनेश बिश्नोई, तीनों की गिरफ्तारी बाकी है। दिनेश बिश्नोई हाल फिलहाल भी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा है, गिरफ्त में नहीं आ पाया है। और इसी की मांग को लेकर के परसों रात को 2 दिन पहले भी रात को पुलिस से सहमति की बात सामने आई थी। हालांकि जो सहमति थी वो सिर्फ पोस्टमार्टम को लेकर के बनी थी, लेकिन परिजनों ने फिर बाद में आरोप लगाया कि हमने जो सहमति दी है वो सिर्फ और सिर्फ मृतका का पोस्टमार्टम करवाने की दी है, लेकिन जब तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ना तो बिल्कुल परेशान ने सुना परिजनों को उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस बेवजह का दबाव बना रही है और हम दबाव में नहीं आने वाले। और देखिए यहाँ पर दबाव की रणनीति परिजनों पूरे ग्रामीण इलाके की तरफ से हो रही है। धान मंडी बंद है, बाजार बंद है, इसके साथ साथ बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से जांच कमेटी का जो गठन किया गया है वो भी आज बीकानेर में आएगी। नजर बनाए रखेगा मनीष, लगातार हलचल इस खबर पर तेज होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और राजस्थान रोडवेज से अच्छी खबर तमाम महिलाओं के लिए। दरअसल महिलाओं को बस किराए में आज से छूट मिलने जा रही है। रोडवेज एमडी नथमल डिटेल ने आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि आज से महिलाओं को किराए में छूट मिलेगी। महिलाओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। प्रदेश की सीमा में रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में ये छूट मिलने जा रही है। दरअसल इससे पहले ये माना जा रहा था कि सभी श्रेणी में जो है छूट नहीं मिलेगी। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसका असर ये हुआ है कि सभी श्रेणी में बसों में महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। कल फाइल पर बकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से साइन कर दिए गए हैं। रोडवेज एमडी नथमल डिटेल ने आदेश जारी कर दिए और आज से ये आदेश लागू हो रहा है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल गुरुवार को उदयपुर के दौरे पर रहे और यहां उन्होंने 180 करोड़ की लागत के सीवरेज प्रोजेक्ट की आधारशिला को रखा। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि हर कार्य की मॉनिटरिंग जरूरी है। जयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम की बदहाली के लिए अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायकों पर उन्होंने हमला भी बोला। कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी में मिशन में 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर लिए गए, लेकिन सबसे कम काम जयपुर में हुआ है। जयपुर पिछड़ रहा है। 4 शहर लिए गए थे स्मार्ट सिटी के, कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जो है वो जयपुर का है। जयपुर में मैं भी रहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वहां के 3 मंत्री हैं, 6 विधायक हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर न मंत्री होते न वहां के विधायक होते तो शायद काम जो है वो पूरा हो जाता, टाइम तो पूरा हो जाता। लेकिन उनके विवाद में आपस के जो विवाद पैदा हो जाते हैं उसके वजह से काम जो है वो तो कहता है ये योजना लो, वो कहता है ये योजना लो, वो कहता है ये योजना लो, इसको बदलो, इसको करो, इसको करो। उसी में जो है वो मामला उलझता जाता है। तो अपनी सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर भड़कते हुए शांति धारीवाल को आप सुन रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे की बात कर लेते हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर आ रहे हैं। कुम्हेर में बाकायदा जनसभा का कार्यक्रम उनका है। इसके साथ साथ महंगाई राहत कैंप का अवलोकन भी करेंगे। विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे आज भरतपुर के लोगों को। दोपहर 2 बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। जनसभा को संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर तमाम सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाते हुए नजर आने वाले हैं। तो भरतपुर के लिए आज खास दिन इसलिए है चूंकि विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भरतपुर के लोगों के बीच में पहुंचेंगे, बड़ी सौगात देंगे और जाहिर तौर पर चुनावी साल है, लिहाजा तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी गुणगान करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। और महंगाई राहत कैंप
जिसकी लॉन्चिंग को लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, उसका भी आज अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। खुद लाभार्थियों के बीच में उनसे संवाद करेंगे। वहीं इस बीच बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर बीजेपी आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रही है। दरअसल भ्रष्टाचार और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी की तरफ से। बकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में सांसद और विधायक शामिल होंगे। तो बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई। देखिए, चुनावी साल है, लिहाजा बीजेपी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर पहले ही हमलावर है। खासतौर पर भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए यहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को। सीपी जोशी के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल होंगे। एक तरफ गृह मंत्री और साथ ही जेपी नड्डा भी चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, भरतपुर और उदयपुर। लेकिन इन सबके बीच में कैसे जमीन पर काम करना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव में सामने आने वाले हैं, अब धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आने लगी हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रही है राज्यपाल को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक आज एकजुट होंगे और राज्यपाल को जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को सड़क पर घेरने के साथ ही अब प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं और इसी महीने के अंत में बीजेपी के 3 बड़े नेता यानी कि प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। माना ही जा रहा है कि जल्द पीएम मोदी का भी राजस्थान का दौरा तय है। वहीं अगले महीने बीजेपी का पोल खोल अभियान का आगाज होगा। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संघर्ष तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ रही है, तो कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। प्रदेश बीजेपी की सक्रियता के बीच केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करने के लिए बैक टू बैक प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 जून को जोधपुर दौरे पर रहेंगे, तो वहीं 29 जून को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर आकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके अगले दिन 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर आ रहे हैं। इसके साथ ही 30 जून को ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर भी आ सकते हैं। 28 तारीख को हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का जोधपुर में कार्यक्रम है। 29 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी का भरतपुर में कार्यक्रम है और 30 तारीख को देश के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का उदयपुर में कार्यक्रम है। केंद्रीय नेताओं के दौरों के साथ ही बीजेपी अब पोल खोल अभियान के जरिए कांग्रेस सरकार के वादों की पोल खोलने का अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत 5 जुलाई को लंपी से प्रभावित पशुपालकों का बीकानेर में सम्मेलन होगा, तो जुलाई के दूसरे सप्ताह में झुंझुनू में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इसमें कर्ज माफी और जमीनें नीलाम होने वाले किसान शामिल होंगे। इसके बाद जुलाई के आखिरी सप्ताह में जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का भी जल्द ही पश्चिमी राजस्थान का दौरा तय होने वाला है। इस बार पीएम मोदी जोधपुर आ सकते हैं, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय मोदी जी के हाथों हुआ है। आने वाले समय में और भी ऐसी परियोजना है जिसके निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा, तो निश्चित ही उसकी जानकारी हम सब लोगों को मिलेगी। कर्नाटक चुनावों के परिणामों के बाद अब बीजेपी स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने के लिए एकाएक सक्रिय हो गई है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, कर्ज माफी, पेट्रोल डीजल पर वैट, बिजली, पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों को उठाकर आगामी विधानसभा चुनावों की जमीन तैयार की जा रही है। इस बीच केंद्रीय नेतृत्व के दौरे कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करने के साथ ही पार्टी की गुटबाजी को थामने के लिए अहम होंगे। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान।
और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर साइबर ठगों पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। 2 दिन तक सीबीआई ने दबिश दी। देर रात 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने का काम कर रहे थे ये लोग। शिकायत के बाद सीबीआई टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद अब ये जानकारी मिली है, दोनों ठगों को अपने साथ दिल्ली लेकर सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है। ठगों से अब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और एक बड़े रैकेट का खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर ठगों पर सीबीआई का बड़ा शिकंजा देखने को मिला है। 2 दिन तक सीबीआई की रेड के बाद 2 साइबर ठगों को देर रात गिरफ्तार किया गया। इन ठगों को लेकर जानकारी मिल रही है कि सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करा करते थे। दीपक हमारे संवाददाता भरतपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, ये बहुत बड़ी सफलता सीबीआई की कही जा सकती है, किस तरीके से पूरा शिकंजा कसा गया साइबर ठगों पर, जानकारी दीजिए। देखिए, अब तक साइबर ठगों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस मेवात इलाके में दबिश देती थी और साइबर ठगों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन अब सीबीआई टीम ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसा है, क्योंकि ये जो साइबर ठग हैं वो अब अलग अलग तरीके से लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ये फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर के लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। तभी सीबीआई को टीम को सूचना मिली और सीबीआई के अधिकारियों ने जो है उनके निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 2 दिन से अधिक ये कार्रवाई पूरी चली है, जिसमें 2 शातिर साइबर ठगों को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली ले जाकर उनसे कड़ी पूछताछ जो है की जाएगी और सबसे बढ़िया इसमें ये रहा कि इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा गया। पूरी कार्रवाई की किसी को भनक भी नहीं लगी। जब साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया उसके बाद जो है सूचना दी गई स्थानीय थाना पुलिस को और साइबर ठग जिस तरीके से लगातार उनका जो मूवमेंट है वो अलग अलग राज्यों में हो रहा था और अलग अलग तरीके से वो लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, ऐसे में वो सीबीआई का भी दुरुपयोग करने लगे थे। फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करना, उनको ब्लैकमेल करना और उसके बाद में जाहिर तौर पर कितने लोगों को ब्लैकमेल किया गया, कितने लोगों को ठगा गया, ये तमाम अब सवाल जो है पूछताछ में सामने आने वाले हैं और माना जा रहा है कि बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा था और उसका भी पर्दाफाश होगा। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात पीएम मोदी की करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है और गुरुवार को वो व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और इसके बाद साझा बयान जारी किया गया। इसके बाद पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का भी आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते को और आगे ले जाना है। पीएम के साथ शानदार समय बिताया है। भारत अमेरिका के बीच संबंधों का ये नया दौर है। दोनों देशों के लोग साझेदारी को नई ताकत देते हैं। पीएम मोदी ने स्टेट डिनर के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। कहा, मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझे भी गाने की कला मेरे पास होती। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने दूसरी बार अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। हमारे साथ उपस्थित
दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ये लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। आपने जापान में और इसी खबर के साथ